8th class. Before we start study, I want to explain some details about syllabus. Okay? So यहाँ पर आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, कौन सा सेकेंड टर्म का है. सो एज यू नो कि ये फर्स्ट टर्म में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है. फोर्थ और फिफ्थ को हम नहीं करेंगे, हम आएंगे डायरेक्ट सिक्स्थ वाले पे, बिकॉज आपका 70% कोर्स हुआ है, 75%. सो यहाँ पे ये वाले ऑमिट किए जा रहे हैं. सो अब हम सिक्स चैप्टर डायरेक्ट पढ़ेंगे और यहाँ से आपका सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड टर्म सिलेबस. So here I am with that new chapter number 6, colonialism and evolution of New Delhi. As by name, यहाँ पे न्यू दिल्ली का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे बनी वो हमारी कैपिटल, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे. ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये एक 18th सेंचुरी की पेंटिंग है जो फोर्ट ऑफ सेंट जॉन यानी सेंट जॉर्ज के किले को दिखा रही है. कोरोमंडल कोस्ट, जो ये कोस्ट है, ये जो एरिया है, ये कोरोमंडल है, बिलोंगिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी. सो यह ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करता था उस टाइम पे. यहाँ पर आपको उसकी कुछ डिटेल्स दी हुई है. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी बट सून बिकम द मास्टर ऑफ द मैनी ट्रेडिंग पोर्ट्स. जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये यहाँ ट्रेडिंग के तौर पे आई थी, बट एट द एंड ऑफ दिस 20th सेंचुरी वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने मास्टर कर लिया, मतलब सारों को घेर लिया. टाइम एंड अगेन द इंडियंस complained about the activities of the British to English crown, but they were never heard. यहाँ पर अब आपको कुछ बताया गया है पैरा. विलियम कॉपर write about the activities of EEIC, built factories with blood, conducting trade at the sword points and dyeing the white robe of innocent commercial justice red. ये इन्होंने लिखा था. ये क्या इसका मीनिंग है कि विल कॉपर का बोलना था कि जो इन्होंने ये फैक्ट्रीज बनाई हैं वो खून से बनाई हैं. कंडक्टिंग ट्रेड एट द स्वॉर्ड पॉइंट, किस तलवार की नोक पे यह ईंटें रखवाए हैं. और डाइंग द वाइट रोप ऑफ इनोसेंट कमर्शियल जस्टिस रेड, और इनोसेंट लोगों के खून से ये पूरी किला खड़ा है. शशि थरूर इन हिज बुक एन ग्लोरियस एम्पायर. शशि थरूर एक फेमस राइटर है. इन्होंने अपने एन ग्लोरियस एम्पायर में क्या लिखा, अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स फेल फ्रॉम 27% to 2%. As East India Company employees made colossal fortunes by the end of 19th century, it was Britain's big source of revenue. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश के रूल के अंदर जो इंडिया का शेयर था, जो वर्ल्ड में था, वो 27% था. पूरे वर्ल्ड को जो वो लोग एक्सपोर्ट करते थे. बट ब्रिटिश के आ जाने के बाद ये बिल्कुल गिर के 2% हो गया. सो यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा, इससे क्या पता चलता है कि इससे हमारी कमाई कम हुई है. ठीक है, इंडिया ने कम कमाया है. इंडिया ने एक ही स्टेट, जो ब्रिटिश का ब्रिटेन है, वहीं पर उन्होंने पूरा अपना एक्सपोर्ट किया जितना भी माल था, जिस कारण हमें प्रॉफिट नहीं हुआ. और यहाँ पर हमारे परसेंटेज डाउन होने के कारण हमारे यहाँ बेरोज़गार भी बढ़ी. तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आप आंसर करना है. सो मेन टॉपिक इज सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल. सिटीज़ कौन कौन सी थी जो कॉलोनियल रूल के अंतर्गत आती थी. ये तो आपको मैंने एक किला दिखाया था जो कोरमंडल कोस्ट में है और जिसको सेंट जॉर्ज इन्होंने बनवाया था. सो यहाँ पर ये विलेज जहाँ फिशिंग कहा जाती है उसे मद्रासपट्टनम कहा जाता था. इन 1939 द कंपनी ब्रॉट द राइट of settlement on this small strip of land from Vijayanagar chieftains and set up its trading post on it. कंपनी ने एक छोटा सेटलमेंट किया था और एक विजयनगर चिफ्टन है उनसे कि यहाँ पर हम अपनी कंपनी का बेस बनाएंगे. इट हैड टू बिल्ड अ फोर्ट अराउंड द ट्रेडिंग पोस्ट टू सेव इन फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने यहाँ पर छोटा सा पोस्ट बनाया था जिसको वो चाहते थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बचा सके. दिस फोर्ट वॉज नोन, और यहाँ पर मतलब जितने भी फ़ायदा होते थे, मुनाफा होता था, उस सब की चीज़ें यहाँ लाकर किले में रखा जाता था. ये मतलब एक सेफ गार्ड टाइप था उनका. तो ये किला उन्होंने बनाया. विद द डिफीट ऑफ फ्रेंच इन 1761 दिस सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सपांडिंग बाय emerging numerous neighboring villages and European settlements and by providing ample work opportunities. Soon it emerged into an important commercial town and become popular as Madras. जैसे जैसे यहाँ पर यहाँ सेंट जॉर्ज ने बनवाया था उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे फ्रेंच लोगों ने इन्हें डिफीट किया, इन्हें हराया 1761 में, ये सेटलमेंट फिर और एक्सपांड हुआ.
कि ये विलेजेस को भी इसमें और लिया, कुछ यूरोप सेटलमेंट्स भी हुए जिसके कारण इनका एरिया और बढ़ गया, और आगे जाकर ये बहुत पॉपुलर जगह जो बोलते हैं आज के टाइम पे मद्रास को चेन्नई बोलते हैं, ओके, वो बन गया। मतलब धीरे धीरे करके पहले तो वहाँ पर एक सिर्फ किला था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर पूरा एक स्टेट बन गया। Around this time, that is by the mid 18th century, Madras along with Calcutta and Bombay become the center of British power and three gained the status of presidency cities of the British India। यहाँ पर अब क्या किया, इसी में 18th सेंचुरी के मिडल में यहाँ पर ब्रिटिश पावर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कलकत्ता को, बॉम्बे को भी इसके अंदर कोलैप कर लिया और वहाँ पर पूरे तीनों राज्यों में अपनी खुद की प्रेसिडेंसी लगा दी, यानी पूरा अपने अंडर कर लिया। These cities were different from the medieval towns of India that usually grew around a place of worship, capital city or a trading center. This change in urban milieu of subcontinent became evident after the mid-18th century when the British control over the Indian territories and trade increased gradually। ये एक ऐसा कंट्रोल बन गया जो बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पूरा एरिया था जो उन्होंने 3 सिटीज़ को मिला के बनाया था, वो अब बन गया इनका ट्रेडिंग सेंटर। और 18th सेंचुरी के मिडिल में ही ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया जहाँ पर ये लोग अपनी पूरी, जो बोलते हैं ब्रिटिश का कंट्रोल था, तो पूरी अपनी इरिगेशन यही रखते थे और यहीं से रिवेन्यू कमाते थे। सो इनसे इनका प्रॉफिट होने लगा और इंडियन टेरिटरीज और ट्रेड इंक्रीज होने लगा इन लोगों का, ठीक है। Towns manufacturing specially goods also lost importance due to decrease in demand for the goods they produced. Important commercial centers of the 17th century। अब यहाँ पे आपको सेंटर्स के नाम बता रहा है, ठीक है। सूरत है, मछलीपट्टनम, ढाका also declined because the ESI shift in trade to new towns। यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी, कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो इनको यहाँ पर ट्रेडिंग कम होने लगी, तो इन्होंने अपने और ज़्यादा वाइड किए, सेंटर्स बढ़ाए, तो यहाँ सेंटर्स बनाए और न्यू टाउन्स में अपने अपने सेंटर्स बनाए। Similarly, defeat of regional ruler at the hands of EEIC led to the collapse of the important political centers of medieval India। By the early 20th century, only 11% Indians were living in urban areas। This process of economic decline of urban areas and migration of the urban population to rural areas is describing as disurbanization। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने काम के लिए अब लोग लगने लगे, तो इन्होंने क्या किया, 11% इंडियंस को इस इलाकों से खाली करवा दिया, मतलब जो इन लोगों ने इलाका अपना अंडर में कर लिया था। सो इससे क्या हुआ, कई बेचारे अपने बस्ती से बेघर हो गए। फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश टाउन्स एंड सिटीज़। अब यहाँ पे उसके टाउन्स के फीचर्स हम जानेंगे। सो अब हम आगे क्या जानेंगे, इन लोगों ने इनके टाउन्स और सिटीज़ कैसे फीचर्स किए थे, यानी क्या डिफरेंस था इंडियंस के टाउन्स में और ब्रिटिश के टाउन में। यहाँ आपको दिखने लगा था कि मतलब 11% जो एरिया था इंडिया का, वो इन लोगों ने कॉन्कर्ड कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था, यहाँ पे वो अपनी कॉलोनीज़ बना रहे थे। सब देखते कि उनकी कॉलोनीज़ में अंतर क्या थे। तो स्टार्टिंग से यहाँ पे फ़र्क दिखने लगा था। जो ब्रिटिश के जितने भी एरिया थे वो वेल प्रोटेक्टेड थे, वहाँ पर गार्ड्स खड़े रहते थे और पूरे जो एरिया है उसमें से वाइट यूरोपियंस और EEIC के मेंबर्स रहते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहते थे। उधर पूरी मतलब इनसाइड फोर्ट एक चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी जहाँ पर डिफेंडेंट खड़े हैं। इसे सिविल लाइन्स कहा गया और मेनली इसे रिफर किया गया वाइट टाउन। इट मीन्स ओनली फॉर वाइट लोग्स। और ये उन लोगों इस जगह पे उन्होंने अपने घर बनाए, शॉप्स बनाए, चर्चेस बनाए, पूरे वाइट पीपल का पूरा उस पर कब्जा था। इंडियन लिव लार्जर एरिया ऑफ द सिटी। आपको पता है कि इंडियंस की जनसंख्या ज़्यादा है और उन लोगों का जो एरिया था वो भी पूरा इंडियंस का था, तो वो इंडिया का एरिया बड़ा था उन लोगों से, और इस टाउन को वो लोग रिफर करते थे एज अ ब्लैक टाउन। ओके, तो जो ब्लैक टाउन था वो ओवर क्राउडेड, यानी उनको बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरिया मिला, मतलब था वो जगह कि उन लोगों को सिर्फ इतनी चीज़ें एडिक्वेट मिल पाती थी कि सिर्फ पानी का सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, प्रॉपर सेवेज मिल जाए, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, सिर्फ ये 3 चीज़ उनको ज़रूरत की इतनी सी चीज़ जो उनके पास थी। बाकी उन लोगों के पास कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। बट अदर साइड पे अगर हम देखें तो वाइट टाउन में क्या क्या था, स्कूल्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड्स, क्लब्स, ये सारी चीज़, वाइड रोड्स, शेडी ट्रीज़, जो रोड के दोनों साइड ट्रीज़ लगी रहती है, आपने देखा होगा, वैसा एरिया पूरा इन लोगों के एरिया में था। और बाकी लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिली। और जो हाउसेस है वो इक्वल प्लॉट्स में बंटने लगे,
बड़े बड़े लार्ज विंडोज़ बनाए जहाँ में फ्रेश एयर आ सके, मतलब वेल डेवलप बना लिया उन्होंने अपनी सोसाइटी को। और ब्लैक टाउन आपने देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था, केवल उनको पीने के लिए पानी और खाना मिल जाता था, यही वो लोग बहुत सफिशिएंट चीज़ थी उन लोगों के लिए, बहुत मुश्किल से वो भी मिलती थी। तो यहाँ इन लोगों ने क्या किया, अब हम थोड़ा सा ना अब दिल्ली की ओर आते हैं कि यहाँ पे दिल्ली में क्या गड़बड़ चल रही थी। यहाँ पर तो आपने जान लिया कि ये सब इन लोगों ने वो एरिया साइड किया। कहाँ अपन लोगों ने अभी पढ़ा था, मद्रास, मछलीपट्टनम यानी कलकत्ता हो गया, ये सब एरिया के बारे में। अब दिल्ली के बारे में जानते हैं। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली एज अ कैपिटल सिटी इन मेडिवल इंडिया। पहले हम जानते हैं कि ये शिफ्ट कैसे हुआ कैपिटल, बिकॉज यू नो दैट शाहजहाँ ने जब लास्ट मुगल एम्पायर जब आया था तब शाहजहाँ ने अपना जो कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट किए थे। तो ये हुआ था करीबन 1000 से 500 BC के बीच में। तो जब हमें डिक्लेयर हुआ, जब ये दिल्ली एज अ कैपिटल, वो ईयर था 1948। रिमाइंड द मुगल कैपिटल अंटिल इट्स फॉल इन 1857। शाहजहानाबाद एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह थी यहाँ की, कंसिडर्ड ऑफ अ रेड फोर्ट और द किला-ए मुबारक। रेड फोर्ट को ही किला-ए मुबारक, और जिसे आप लाल किला के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी वॉल्स लाल कलर की ब्रिक्स से बनी थी, इस कारण इसे रेड फोर्ट कहा जाता था। तो ये जो रेड कलर के सैंडस्टोन्स थे, ये यमुना के किनारे बनाए गए थे। हाउस्ड अ पैलेस फॉर थ्रेलॉल्स द वर्ल्ड सिटी। इस जो लाल किले की जो वो है, आपको ये पुराने वाला मैप दिख रहा है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। ये जो वर्ल्ड सिटी है इसमें कम से कम 14 गेट्स हैं, जिनमें से आज सिर्फ 5 हैं, मतलब आज सिर्फ 5 खुले हैं, बाकी सारे बंद हैं। लोगों के लिए आना जाना वहाँ पर मना है। और इसके जो लाल किला के इर्द गिर्द 2 मेन चौक है, जिसमें से एक का नाम है 2 मेन स्ट्रीट्स जाती है, वाइट स्ट्रीट्स, जिसमें एक का नाम है फैज़ बाज़ार, दूसरा है चांदनी चौक। चांदनी चौक यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस बाज़ार है। ये दोनों साइड से ट्रीज से बना, मतलब रोड को ट्रीज से घेरा गया है। इसमें से एक कैनल भी आती है पानी की बीच में, जो इस एटमॉस्फेयर को बहुत कूल और स्मूथिंग बनाती है। इसी की अदर साइड आपको जामा मस्जिद दिखेगा जस्ट आउटसाइड ऑफ दैट रेड फोर्ट, जो कि है मोहल्लास एंड सर्वल बाजार्स। ये इस क्राउड के बीच में एक जामा मस्जिद बनी, जैसे आप बोलते हैं ना मोहल्ला, वैसे वाला ये मोहल्लास में एक जामा मस्जिद बनी हुई है। बट वॉज ऑल्सो लॉन्ग द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया, जो आज भी सबसे लार्जेस्ट और पुरानी मस्जिद है इंडिया की। अंडर शाहजहाँ द सिटी बिकेम अ हब ऑफ सफ़ी कल्चर। यहाँ पर अब इन्होंने शाहजहाँ के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शफ़ी यानी बहुत ज़्यादा सूफी संत वाले टॉम भी यहाँ बनाए गए, जिनमें से एक का नाम आपको दिया है सरविल। दरगाह बनाई गई, टॉम बनाई गई सूफी संत के लिए, जिसे खान है ना, एंड सूफी लॉज और ईदगाह, सर्वल प्रेयर ऑफ फॉर मुस्लिम। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये सब ओपन किया। यहाँ पे ओपन स्क्वायर, वाटर चैनल, वाइंडिंग क्वाइट स्ट्रीट्स वर विथ डेड। द चार्म ऑफ द स्ट्रीट्स लैंड एंड मोहल्ला ऑफ दिल्ली मस्ट हैव इन्फ्लुएंस्ड उर्दू पोएट ताकि मीर टू राइट। अब इसकी खूबसूरती पर एक राइटर ने, ताकि मीर नाम थे, उन्होंने क्या लिखा, ये उर्दू पोएट थे। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आरंट मड स्ट्रीट्स, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो एक कोई गलियाँ नहीं लगती, वो ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पर तस्वीरें बनाई रखी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिशियन, यहाँ पर म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, पोएट्स, कार्टोग्राफर, डांसर्स, स्टोरी टेलर्स, आर्टिशियंस, हर सिटी में ये मतलब बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा बढ़ रही थी, तो यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। शाहजहानाबाद बिकेम द सेंटर ऑफ द लिटरेचर एंड कल्चर। ये सेंटर बन गया लिटरेचर और कल्चर। यहाँ पे उसकी ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस पैराग्राफ में आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ह्यूज बिल्डिंग्स थी, बहुत खूबसूरत हवेलियाँ थी जो पुराने लोगों ने बनाई, और वो बहुत अट्रैक्ट करती थी लोगों को। लेकिन इसी कारण शाहजहाँ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई यहाँ पर, क्योंकि जो शाहजहाँबाद है, यू कैन कॉल इट एन ओल्ड दिल्ली, आज के टाइम पे ओल्ड दिल्ली के नाम से वो फेमस है। वहाँ पर अटैक्स बहुत हुए, जब वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने लगी लोगों के बीच में कि वहाँ इतने सारा बाज़ार इतना मस्त लगता है, तो वहाँ पर कुछ अटैकर्स भी आए, कुछ नहीं बहुत सारे अटैकर्स आए जो उसको पूरा उजाड़ कर चले गए। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो एशिया और पर्सिया से आए थे, जो यहाँ पर दिल्ली को लूट लाट के गए। मैस्कर बहुत बड़ी यहाँ पे लड़ाइयाँ चली है,
तो उस दौरान नादिर शाह जो इस लड़ाई को सब फेस कर रहे थे, उस पर एक पोएट मीर ताकी मीर, जो अभी मैंने आपको बताया था, उन्हीं पोएट ने एक चीज़ बोली कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतकाब, हम रहने वाले हैं उसी उजरे दयार के। आई बिलोंग टू द सेम रून टेरिटरी ऑफ दिल्ली विच वॉज वंस अ सुप्रीम सिटी इन द वर्ल्ड। मैं उस जगह का रहने वाला हूँ जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा आलम उसका बहुत ही अलग हुआ करता था। सो ये ब्यूटीफुल लाइन उन्होंने खुद दिल्ली के लिए लिखी थी। दिल्ली ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाया, मतलब जो दिल्ली उस टाइम का था वो दिल्ली वैसा रहा नहीं, बहुत कुछ वहाँ पर लुट चुका था। ओके, इफ़ द वर्ल्ड इज़ बॉडी दिल्ली इज़ द सोल। एक उर्दू पोइट ने ये भी कहा था 19th सेंचुरी में कि अगर एक वर्ल्ड को हम एक शरीर के रूप से देखें तो दिल्ली उसकी एक आत्मा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ये मैं प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।